बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुतल्लिक इन कैमरा इजलास हुआ। इस इजलास में अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। दूसरी जानब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा है कि अगर हमें दीवार से लगाया गया तो मैं मजबूर होकर बोलूँगा और सब कुछ कौम के सामने रख दूँगा। इस समेत दिन भर जो अहम सियासी मामलात रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत जो कौमी सलामती से मुतल्लिक इन कैमरा इजलास हुआ, मैं मौजूदा हालात के तनाजुर में आपसे जानना चाहूँगी कि कितनी अहमियत का हामिल था ये इजलास। बस वो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान में जो TTP के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके ऊपर ब्रीफिंग हुई है, जो अभी तक इत्तलात हमारे पास हैं, और मुज़ाकरात को जारी रखने पे कहा गया कि बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाए TTP के साथ, और जो भी शराइत वगैरह हैं ज़ाहिर है वो इन कैमरा इजलास से तो हम तक तो नहीं पहुंची खबर। लेकिन जो दूसरा मामला इस वक्त जो है वो काफ़ी मेरा ख्याल है कि ये जो इमरान खान साहब, यानी तशवीशनाक है। इमरान खान साहब ने जो आज बात की है, देखें इसको, इमरान खान साहब के जो खिताबात हैं और उनकी जो गुफ्तगू है उसको इंतहाई संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। और उसकी वजह यह है कि वो हवाई फायरिंग नहीं कर रहे। वो हकीकतन ये जो मुल्की सूरत हाल है ये एक तसादुम की तरफ जा रही है, और मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। एक तो वो बातें हैं जो वो कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, और मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनको हरासा किया जा रहा है, और सारी बातें अपनी जगह। लेकिन दो बातें इसमें। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने दो चार दफ़ा ये बात की कि मैंने जो है वो एक रिकॉर्डिंग करा के रख ली है। अच्छा, इससे पहले ये हुआ कि इस तरह की बात मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से सुनी। अच्छा। और वो 18 अक्टूबर को, जब पाकिस्तान 18 अक्टूबर 2007 को जब पाकिस्तान आ रही थी, तो पाकिस्तान आने से एक रात पहले, यानी 17 अक्टूबर की रात, उनका और जरदारी साहब का, दोनों का इंटरव्यू जो था वो लाइव ऑन एयर मैंने किया दुबई से। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने और जरदारी साहब ने दो इंटरव्यूज़ गालिबन ऐसे हैं जो किसी भी टीवी चैनल पे या कहीं पर भी उन्होंने एक साथ दिए, और वो दोनों इंटरव्यूज़ जो हैं वो मुझे ही लेने का इत्तेफाक हुआ। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा 17 तारीख को जब जरदारी साहब और बेनज़ीर साहबा, ये जो जगह नज़र आ रही है जहाँ पे अभी हम शॉर्ट्स में देख रहे हैं, ये जो जगह है ये एक होटल है दुबई का, और वहाँ पर उनका एक साइट का कमरा जो है, उनका एक हॉल छोटा सा, वो हमने वहाँ पर अपना छोटा सा स्टूडियो बनाया था। तो वहाँ पे दोपहर का खाना खाया बेनज़ीर भुट्टो साहबा और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और दोनों साहबजादियाँ लंच पे, मैं और डॉक्टर आसिम, और कुछ देर के लिए रहमान मलिक साहब आए, फिर वो चले गए, और फिर उसके बाद ये रिकॉर्डिंग हुई। अच्छा, अब मुझे बखूबी इस बात मतलब ये बिल्कुल कल की बात लगती है। तो बेनज़ीर साहबा वहाँ पे, बेनज़ीर साहबा ने ये बात की। अच्छा, हमें इस बात का, मैं ये बात कह रहा था, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो थी वो इसको थोड़ा सा यानी आप यूँ समझें कि यानी कोई 50-50 कायल थी इस बात पे। सही, ठीक। लेकिन मैं उनसे, अब जाहिर है कि बेनज़ीर ऐलान हो चुके हैं और बड़े इस्तकबाल की तैयारियां सब कुछ, तो बेनज़ीर भुट्टो साहब से मैंने कहा कि जी वो ऐसा है कि अच्छा, उनसे कहे ना कोई बात, कहते
वो कहते हैं मुझे डरा रहे हो तुम, मतलब एक ये वाला मसला। तो मैंने बहरहाल ये बात उनसे इंटरव्यू के दौरान उसमें भी और जहाज़ के अंदर भी, चूँकि साथ वाली सीट थी, तो उनसे मैंने कहा कि जी अटैक, मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि आप पे अटैक होने जा रहा है। और उसके बाद ये हुआ कि जब कारसाज का वाक़या हुआ तो एक हमारे मेरे बड़े प्यारे जो कैमरामैन साथ थे, बिल्कुल चंद मीटर के फासले पे जब ये ब्लास्ट हुआ तो वो ऐसे कैमरामैन चलते हुए सामने, वो ऐसे सामने सामने, तो मैंने कहा यार ये इतना धमाका और खून और लाशें और बिल्कुल, वो तो मैंने कहा ये मेरी तरफ आ रहा है चलता, तो मैंने आवाज़ लगाई, मैंने कहा अरे भागो निकलो जाओ जाओ, तो वो ऐसे मेरे ऊपर गिर गया। तो ऊपर गिरा तो मुझे पता चला कि उसकी कमर के अंदर एक बड़ी रॉड जो यहाँ चेस्ट तक आई हुई थी और उसकी डेथ हो गई। अच्छा एनीवे, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो ये कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं उनको अच्छा यूएई की इंटेलिजेंस और लेकिन लीडर जो होता है ना, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा एक लीडर थी। बेशक, इसमें कुछ आप कुछ भी कर लें, वो पब्लिक से आप उनको दूर नहीं कर सकते। मतलब वो एक अजीब सा एक सिलसिला था कि वो मतलब है कि मतलब उनका जब वो वज़ीर आज़म भी थी तो गाड़ी से उतरी और लोगों से दरख्वास्तें ले रही हैं, एप्लीकेशंस ले रही हैं, ये ले रही हैं, वो ले रही हैं। जब वो वज़ीर आज़म थी तो एक बड़े उनके बहुत करीबी साथी थे और वो जब वो दोबारा वापस आई मुल्क में तो वो उनको याद करती थी। वो बड़े ज़बरदस्त, उनका नाम था मुनव्वर सोहरावर्दी। पीपल्स पार्टी का मेरा ख्याल है शायद ही कोई शख्स हो या कोई सियासत में शायद ही ऐसा शख्स हो जो मुनव्वर सोहरावर्दी साहब को ना जानता हो। तो उनका लेकिन इंतकाल पहले हो गया था। तो मुनव्वर सोहरावर्दी साथ होते थे बीबी के हमेशा। एनीवे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बीबी तो वो कारकुनों में, लोगों में, सब में। उसके बाद खैर वो चलता रहा मामला, कारसाज पे हुआ, फिर उसके बाद 27 दिसंबर सानिया पेश आ गया और उसके बाद वो बातें सामने। जो बीबी ने आने से पहले कह दिया था, 2-3 लोगों पे उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए थे कि इन लोगों से जान का खतरा है। वो जो बातें थी वो जो उस लंच पे हुई थी जहाँ जरदारी साहब भी थे, वो चूंकि बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी तो मैं यहाँ पे नहीं कहना चाह रहा कि जब ये नाम डिस्कस हो रहे थे तो क्या हुआ था। बिलावल भी थे वहाँ पे सारे। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि जो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यानी ये तसव्वुर नहीं था किसी को कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है वो उनकी शहादत हो जाएगी और वो कह रही थी कि मेरी जान को खतरा है और मैंने नाम। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब की जान को जब ये, अच्छा मैं आपको बताऊं, दिसंबर में जब ये वाक़या हुआ ना, तो हमारा तो चैनल बैन था उस वक्त, मैं जिस चैनल पे था तो चैनल पे बैन था, तो मैं बस बदकिस्मती है कि वो, ये शायद खुशकिस्मती है कि उस पर कोई कमेंट्री नहीं दे सका, उस पर कमेंट्स नहीं दे सके हम लोग 27 दिसंबर को। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि इमरान खान साहब की भी जान को खतरा था उस दिन जो अलर्ट था ना वो ये था कि किसी को हमें एक फीलिंग थी कि इमरान खान साहब या बेनज़ीर भुट्टो, हालांकि इमरान खान साहब उस वक्त बिल्कुल, अब नोट करें कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ऊपर अटैक हुआ तो इमरान खान साहब आपको नज़र, मतलब यहाँ पे कहीं नहीं है, कहीं आपको इमरान खान साहब नज़र नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब थे तो इमरान खान साहब जो हैं वो लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि उस वक्त के हालात, और मुझे नहीं पता खान साहब किसी दौरे पे थे क्या था, लेकिन मैं सिर्फ भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इतला थी कि उनको भी खतरा है और बीबी को भी, लेकिन बीबी को जाहिर है कि कहना जो है वो समझाना बड़ा मुश्किल था। एक रात पहले उनसे बात भी की जो उस वक्त के DGISI थे जनरल नदीम ताज, और उनसे फिर मेरी बाद में उनकी रिटायरमेंट के बाद जब मुलाकातें हुई तो बहुत सी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इमरान खान साहब की जान को हकीकतन खतरा है। अच्छा, अब लेकिन इस पूरी सूरत हाल में 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई थर्ड फोर्स भी आ सकती है ऐसे मौके पे, ठीक है, कोई तीसरी कुव्वत फायदा उठा सकती। दूसरी जो बात है वो मेरे लिए बहुत तशवीशनाक की है कि सियासी हिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, काजी हुसैन अहमद साहब ऐसी शख्सियत थे जो हर तरफ बात करते थे और उनकी बात, मतलब ऐसे कदावर लोग हैं नहीं। शाह अहमद नूरानी साहब और नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब, यानी ऐसी शख्सियत थी जो इस
ऐसे मराहल पे दरमियान में आके, इवन असगर खान साहब मरहूम, ऐसे लोग जो दरमियान में आके ना, तो उनकी बात सब सुन ले सियासतदान, हाँ कि भाई ये आ गए हैं तो हम इनकी बात सुन। अब चूंकि सोसाइटी में इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि अगर आपने सिर्फ इतना कहा कि जी वो ऐसा है कि काजी हुसैन अहमद साहब ने ये बात तो ऐसे की थी और ये बात है, तो वो पूरे जो है ना वो एक पूरा का पूरा वो ऐसे हो जाएगा, लोग डिवाइड हो जाएंगे, लोग डिवाइड हो जाएंगे। यानी कोई भी शख्सियत इस वक्त जो है वो इनके दरमियान यानी मीडिएटर का रोल, ना कोई शख्सियत ना कोई अदारा, ना कोई शख्सियत ना कोई अदारा, इदारे भी नहीं, अदारा इसलिए नहीं कि वो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं ना कि अदारों को भी तनकीद कर रहे हैं ना वो, तो अच्छा अब इशू ये है, तो अब ऐसी सूरत हाल में मीडिएट कौन? लेकिन डॉक्टर साहब माजी में हमने देखा आज मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को कोई एक सफारतकार ने भी कोई मैसेज दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने उनकी बात भी नहीं सुनी। अच्छा, तो मैं ज़्यादा जो मेरे पास जो है इतला, मैं क्योंकि ऐसे ही मैं उस पर ज़्यादा कोई कमेंट्स नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि देखें ये जो पंजाब का इलेक्शन है ना, देखिए दो अजीब बातें हैं, दो अजीब बातें हैं। ग्राउंड पे क्या हो रहा है उसको छोड़ें, ग्राउंड पे अवाम पंजाब के और वहां पर टर्न आउट कैसे है और क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो देखा जाएगा। एक अजीब बात यह है कि मैंने बात की, मैं अपनी इस पर कोई राय नहीं दे रहा, ना इस वक्त सर्वे बता रहा हूं ना कुछ बता रहा हूं, मैं अवाम यहाँ परेड ग्राउंड, मरीम नवाज साहिबा के जलसे, इमरान खान साहब के जलसे, आने वाले दिनों में किस तरह वो, लेकिन अजीब सी बात यह है कि मैंने इमरान खान साहब की जमात से के मरकज़ी रहनुमा से, बहुत मरकज़ी रहनुमाओं से बात की, तो वो कहते हैं कि हमारी अगर पंजाब के अंदर धांधली ना हुई, जो मुनज़्ज़म तरीके से हमें हराने की कोशिश हो रही है और ये हो रहा है और सारे उन्होंने, तो हमारी 17 सीटें तो पक्की हैं, 17-18 सीटें हमारी कहीं हाथ से नहीं गई। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कह रहे बिल्कुल ये तय है, हमारी 17-18 सीटें हैं पंजाब से। मैंने उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी एक रहनुमा, उनके वजीर भी हैं, उनसे बात की। वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये आप मीडिया को और सोशल मीडिया को छोड़ दें, ग्राउंड पे तो इनकी मुश्किल से, अगर बहुत मुश्किल, बहुत इन्होंने सर धड़ की बाजी लगा दी तो इनकी कुछ 2.5-3 सीटें निकलती हैं। मैंने कहा क्या? कहते हैं इनकी 3 से ज्यादा सीटें नहीं है पीटीआई की। मैंने कहा 3 सीटें? कहते हैं हाँ 3-4 हो जाएंगी ज्यादा ज्यादा, बहुत लोग निकल आए इनके, बहुत ज्यादा तो 5 हो जाएंगी, इससे ज्यादा तो नहीं है। अब वो भी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं आपने मरीम नवाज साहिबा के मीडिया तो इस वक्त जो है वो इस तरह से हुआ है। ये तो एक सियासी दावे हैं ना, लेकिन नहीं, मैं आपको सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि इलेक्शन के नताइज में, इलेक्शन में एक तसादुम है, तसादुम तो है। यानी अगर वो इलेक्शन में इमरान खान साहब जो हैं वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हो रही है, इलेक्शंस के अंदर जो है वो हमें मतलब पैसा चलाया जा रहा है, वहां पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है इलेक्शन, तो इमरान खान साहब का बिल्कुल उनका ये जहन है कि अगर ये हमें हराने की कोशिश ना की गई मुनज़्ज़म तरीके से तो ये सीटें मेरी हैं सारी। वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो है ही नहीं, और आप जरा देखिएगा उस दिन क्या होता। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे फर्ज करें अगर इमरान खान साहब को वहां पे ये 5 सीटें हुकूमत कह रही है, तो इमरान खान साहब को 5 नहीं, 5 की जगह वो 8 सीटें दे देते हैं या 9 सीटें, तो इमरान खान साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे। और अगर, क्योंकि यहां पर वो कहते हैं ना कि वो यानी तख्ते वाला हिसाब है ना पंजाब के अंदर, कि वो क्या बनता है उन सीटों का, मतलब क्या उसके नतीजे में, मैं जो बार बार कह रहा था ना और कह रहा हूं अभी भी कि कोई इस्तेहकाम नहीं आ रहा उसके बाद, यानी इश्यूज अपनी जगह खड़े हैं और वो और शिद्दत पकड़ रहे हैं उसमें। अभी ऑडियोज और वीडियोज और ऑडियोज और वीडियोज, ये तो ये इसका तो, लेकिन असल तो बात है कि इलेक्शंस में क्या सामने आती है चीज, ग्राउंड, ठीक है ना, ग्राउंड पे क्या सामने आती है चीज, तो वो एक मामला ऐसा है। और फिर छुट्टियां दरमियान में तवील, यानी उसमें अदालतें भी बंद हैं, इलेक्शन कमीशन भी, ऑफिस भी बंद हैं, कोई शिकायत अगर होती है तो कहीं नहीं
की नहीं जा सकती, कोई सुमोटो नहीं होगा। वो मुझे नहीं पता, अदालतों की भी इतनी ही तातीलात हैं या शायद कम है, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल वो एक सरकारी दफातर तो बंद, और के फॉर बाद इलेक्शन 2-3 दिन के बाद। तो ये मेरा ख्याल है कि इतनी शिद्दत आ गई है लबो लहजे में, और उसमें इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, देखें, एक तो ये है कि इमरान खान साहब बिल्कुल अवाम में उतर के, वो जैसे उस दिन परेड ग्राउंड में घूम रहे हैं, लोगों में आगे पीछे सिक्योरिटी नहीं है, फिर वो अच्छा सिक्योरिटी, वो आदतन भी सिक्योरिटी उनको, वो मैं कहता हूँ ना, ज़्यादा इजी फील करते हैं कि ज़रा निकल जाएं लोगों में। और ये जो है ये मतलब वो अच्छा भी नहीं लगता कि जी लोग हैं सारे, तो अब गाड़ी के अंदर ही बंद हैं, और बस। तो वो उस दिन वहाँ पहुँच गए थे, जो बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था। तो अब पंजाब में जलसे शुरू हो रहे हैं, अभी मरीम नवाज साहबा के और जलसे हैं, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने तमाम लाहौर में जलसे करने हैं अभी आने वाले दिनों में, और उन जलसों के नतीजे में, और मरीम नवाज साहबा भी कर रही होंगी और इमरान खान साहब भी कर रहे होंगे। तो आप सोचें कि ये पंजाब का एक माहौल कहां तक उसमें शिद्दत आती है। मेरी तो ये दुआ है कि ये कहीं आपस में, या तो अयाज सादिक साहब जो हैं, वो चूंकि इमरान खान साहब के क्लास फेलो भी रहे हैं, तो वो कोई रोल प्ले कर सकते थे, लेकिन वो भी शायद अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा इस वक्त हीट है और शिद्दत है और पोलराइजेशन है कि उसमें अगर इंतखाबी नताइज में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होते हैं या इल्ज़ाम लगाती है कोई पार्टी, तो उसके नतीजे में मामला ख़राब हो सकते हैं पंजाब के अंदर। और इमरान खान साहब जो बात कह रहे हैं बार बार कि मुझे दीवार से ना लगाया जाए, दीवार से ना लगाया जाए, तो इनके लोग जो आला इनकी जो क़यादत है, वो भी यही बात बहुत से लोग कर रहे हैं कि इमरान खान को दीवार से लगाए तो फिर आपको पता है खान क्या करेगा। मैंने कहा क्या करेगा, कहते हैं आप देखिएगा। बहरहाल तो ये शिद्दत जो है ये बढ़ती नजर आ रही है। अच्छा, अब इस तमाम सियासी सूरत हाल का जो पाकिस्तान के अवाम है, एक तो ज़ाहिर उन पर असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि अगर आपकी सियासी अदम इस्तेकाम मजीद ख़राब हो रहा है और वो तशद्दुद की तरफ जा सकता है खुदा न खास्ता, तो फिर जो है वो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन अभी तक जो आज की भी उनकी स्पीच इमरान खान साहब की, और जो वैसे गुफ्तगू उनसे हो रही है उनके लोगों से, तो उससे वो अंदाज़ा हो रहा है कि ज़रा सा भी नताइज के अंदर अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि गड़बड़ हुई, तो फिर वो मामला ख़राब होगा। अच्छा, और हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती कि पंजाब में इलेक्शन हारे, पंजाब के अंदर वो इलेक्शन हारे। अच्छा, दरमियान में तहरीक लब्बैक भी है जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, ये ध्यान में रखें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हिस्सा ले रही है दरमियान में जी, उनके आप बिल्कुल नजरअंदाज ना करेंगे, उनके कोई उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो वो भी है, और तकरीबन तमाम नशिस्तों से खड़े हैं उनके उम्मीदवार। तो ये अब किस तरह से होता है पंजाब में, ये देखना है। अच्छा, 2-3 बातें ज़रा मैं आपसे कहूँ, क्योंकि ये बराह रास्त हमें ये कहते हैं ना, दुनिया किसी तरफ चल पड़ी है, किस तरफ चली है ये नहीं मैं कहना चाह रहा अभी कुछ बात, लेकिन दुनिया एक ख़ास तरफ चल पड़ी है, ठीक है, तमाम दुनिया। और उसमें आज जो बड़ी अजीब सी बात है, यूरो करेंसी, बड़ी करेंसी, ठीक है ना। 1992 में यूरोप ने डिसाइड किया कि जी हम जो है वो यूरो को लेकर आते हैं। फिर 95 में मैड्रिड के अंदर इन्होंने ये लफ्ज़ यूरो जो था ये मैड्रिड में आया। जिन मुल्कों में, ये 19 मुल्क हैं, तो 19 मुल्कों में जिन मुल्कों में ये यूरो करेंसी अप्लाई होती है, यानी वो सारे यूरोप के अंदर नहीं है, एक तो यूरोपीय यूनियन है, एक नेटो है, एक अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो कि यूरो जोन है। अच्छा, यूरो जोन में 19 मुल्क हैं, और उसमें अगर हम यहाँ पे यूरो जोन को देख सकें, तो यूरो जोन के अंदर हमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ठीक है ना, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ये मुल्क जो हमें यूरो जोन के मुल्क जो हमें जो ब्लू कलर में है, ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर, रशियंस और जर्मनी को इस बात का डर है कि कहीं वो हो सकता है दोबारा खुले ही ना। अच्छा, तो ब्लूमबर्ग की दूसरी स्टोरी यह है कि जर्मनी फियर्स कि रशिया को परमानेंटली क्लोज मेन गैस पाइपलाइन। अच्छा जी,
अच्छा, अब यहां पर ये अच्छा गैस है, गैस जो है आज की 70 की दिहाई में जो तेल था वो 2022 के अंदर वो गैस है, एलएनजी है। उस वक्त जो तेल के लिए लड़ाई थी वो आज एलएनजी के लिए, गैस के लिए, ठीक है, या उतनी ही है या उससे आगे पीछे, तो क्योंकि लोग क्लाइमेट चेंज और उससे कोयले से चले गए, शिफ्ट कर लिया, कोई न्यूक्लियर पे चले गए, कोई जो है एलएनजी पे चले गए, इस पे चलो शिफ्ट हुआ एनर्जी की। और इसमें जो है, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये हुई कि जो एलएनजी है उसको खास अंदाज में, अगर आप देखें, पहले भी मैं बात कर चुका हूं लेकिन इसको दोबारा देखना, एलएनजी को उस तरह आप कर नहीं सकते जिस तरह आप ऑयल को ले जाते हैं ना, पाइपलाइन बिछी हुई है तो आपने जनाब वो टैंकर के अंदर तेल भरा, टैंकर चल पड़ा और जाके वहां पे तेल डाल दिया, ऐसे नहीं है एलएनजी। एलएनजी है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। तो जब आप इसको कहीं से, इसकी सप्लाई चेन अगर एक सादा से अंदाज में देखें तो पहले तो ये निकलेगी एक जगह से, फिर इसको -162 के ऊपर इसको कंप्रेस करके माया बनाया जाएगा। ये पानी की शक्ल इख्तियार करेगी, यानी माया, पानी नहीं, सॉरी माजरत, माया, ठीक है, लिक्विड। और फिर लिक्विड की शक्ल में ये इसको जरा बड़ा करेंगे प्लीज। तो इसको अगर हम देखें तो पहले रेफ्रिजरेशन हो रही है, यानी बहुत ठंडे टेम्परेचर में इसको माया बनाया जा रहा है, फिर ये ट्रांसपोर्ट हो रही है, और फिर ये ट्रांसपोर्ट होकर जब आगे पहुंच गई तो फिर रीगैसिफिकेशन हो रही है, नंबर 4, फिर दोबारा ये माये से गैस में कन्वर्ट होके और फिर ये कंज्यूमर तक जा रही है। यानी इसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, माया के फॉर्म में, जी, ठीक है। लेकिन जब ये पहुंचती है आगे तो ये जो है ये दोबारा से ये गैस है, ठीक है, लेकिन इसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। और वही खतरा और टेम्परेचर और टैंकर्स के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा के जी, बहुत खतरनाक, बहुत एक खास अंदाज में इसको किया जाता है। और ख़ास रेफ्रिजरेशन आपको चाहिए, ट्रांसपोर्ट के तरीके चाहिए, टर्मिनल्स का जो लफ्ज़ होता है एलएनजी टर्मिनल, उस टर्मिनल पे ये काम होता है ना, टर्मिनल्स के ऊपर वो दोबारा लिक्विड से गैस, फिर आगे ट्रांसपोर्ट। तो इसका एलएनजी का एक अलग है, गैस का बिल्कुल अलग सिस्टम है, जो ऑयल की डिस्ट्रीब्यूशन है उसे गैस को अलग करें। सही। और गैस की प्राइस, अब यानी गैस कतर, जहां गैस है जिन मुल्कों में, तो गैस बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई। ये रशिया का सारा खेल ही गैस पे हो रहा है ना। अच्छा, यूरोप जो है वो गैस पे आया हुआ है, ऑयल से ज्यादा गैस पे आया हुआ है, तो गैस की, अच्छा दूसरी चीज ये हो गई। अब उसके नतीजे में क्या हुआ है कि 700% जंग जब से शुरू हुई है 700 गुना गैस की कीमत यूरोप में बढ़ गई है। 700 गुना। ब्लूमबर्ग 4, नेचुरल गैस सोर्स 700% बिकमिंग ड्राइविंग फोर्स इन न्यू कोल्ड वॉर में गैस इंपॉर्टेंट हो गई है। नई सर जंग में गैस इज द ऑयल ऑफ 70s। ठीक है। गार्डियन कह रहा है कि यूरोप एट द रिस्क ऑफ रिसेशन, amid concerns रशिया could cut गैस सप्लाईज, ये आज, ठीक है। और उसके बाद साथ ही काम क्या हुआ कि रशिया पे वो डिपेंड करते हैं, और रशिया के बाद अगर किसी पे डिपेंड करते हैं यूरोप में गैस के लिए तो नॉर्वे के पे करते हैं, ठीक, कि नॉर्वे की जो गैस फील्ड्स हैं वहां से हमें गैस आएगी। तो तकरीबन 25% गैस जो है वो आ रही है नॉर्वे से। नॉर्वे में जो गैस और ऑयल फील्ड्स पे काम करने वाले लोग थे वो हड़ताल पे चले गए। अच्छा जी, ठीक। और मैं यहां पे कोट कर रहा हूं फाइनेंशियल टाइम्स को। नॉर्वे स्ट्राइक्स थ्रेटन टू कट ऑफ गैस सप्लाईज टू यूके। अच्छा, नॉर्वे से यूके आ रही थी, यूके की गैस सप्लाई बंद होने लगी है। वो स्ट्राइक वो किसी मूड में नहीं है खत्म करने के, वो किसी मूड में नहीं है खत्म करने के, ठीक है। यूरोपियन गैस प्राइसेस जंप कर गई हैं, और फिर उसके बाद जो है वो यूके को भी, यूके की गैस की जो है वो यूके के अंदर भी शॉर्टेज आ रही है। और इसी को वॉल स्ट्रीट जर्नल भी कह रहा है कि यूरोपियन गैस प्राइसेस जंप एज नॉर्वेजियन, ये अचानक, अच्छा वो लंबे उस पर उनको पता है कि यही हमारे मुतालबात मनवाने का टाइम है, तो वो हड़ताल पे चले गए। अब पूरा जो है यहां पे, अच्छा उसके साथ ही क्या हुआ है, एक जो है मैं आपको ये बताऊं, एक है पो, दरियाए पो। ये दरियाए पो जो है
ये जो एल्प्स के पहाड़ हैं, एल्प्स के पहाड़ों से जो दो तीन दरिया निकल के मेडिटेरियन में गिरते हैं आके, मेडिटेरियन यानी बहर रोम जिसे कहते हैं, तो उसमें जो दरिया गिरते हैं आके, तो एक जो सबसे बड़ा दरिया इटली से गुजरता है उसको रिवर पो कहते हैं। और रिवर पो जो है वो सबसे लंबा दरिया है, कुछ 600 किलोमीटर या उससे भी शायद ज्यादा। और फिर ये अगर आप नक्शा देखें तो ये एड्रियाटिक सी जो है ये नॉर्थ वेस्ट ऐसे जो मेडिटेरियन सी है उसका एक जो हिस्सा छोटा सा निकला हुआ है यूरोप के अंदर, तो एड्रियाटिक सी है। तो एड्रियाटिक सी में ये पो रिवर गिरता है आके, पूरे इटली को क्रॉस करता है। आप ये नक्शा देख रही हैं, ये पूरे इटली को, और यहीं पे ज़राअत होती है और यहीं पे खेती बाड़ी होती है और यहीं पे सोयाबीन और मकई की फसलें और ये सारा। अब सारे मसाइल एक साथ आ गए हैं। और क्या हुआ है कि इस साल बारिशें नहीं हुई, और बारिशें नहीं हुई, और जो रिवर पो है वो बयान हो रहा है कि वो पिछले 70 सालों में इतना ज्यादा कभी खुश्क नहीं हुआ जितना इस वक्त है, यानी कि फूड क्राइसिस भी होगा। और यहां पे 7वीं, अब खबर हम सोर्स कोट करते हैं जरूर ताकि वो रेफरेंस रहे। 7वीं खबर, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इटली फेसेस वर्स्ट ड्राउट इन डिकेड्स। कहत, इटली में कहत, ठीक है, के चांसेस। और फिर उसके बाद जो है वो यूरो न्यूज कह रहे हैं द लॉन्गेस्ट रिवर इन इटली इज ड्राइंग अप, व्हाट डज इट मीन फॉर दोज हु रिलाई ऑन फूड। तो वहां पर एक क्राइसिस पैदा हो रहा है इटली में। सही, इसके ऊपर भी हम बात करते रहेंगे। तो सारे मुल्कों में एक साथ इश्यूज जो हैं वो खड़े हो गए हैं। और आप ये देखें कि अब इसका जो हल है, अच्छा, न्यू स्टेट्समैन बड़ा एक फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक जरीदा है, उसकी मैं सिर्फ हेडलाइन उसकी जो टाइटल है वो स्टोरी दिखा के, न्यू स्टेटमैन, वाई ब्रिटेन इज वंस अगेन द सिक मैन ऑफ यूरोप। यूरोप का मर्दे बीमार बरतानिया बन चुका है। अच्छा, मसला ये है कि बरतानिया तो उसमें नहीं है, लेकिन न्यू स्टेटसमैन कह रहा है कि वो उनकी जो अब यूरोप के ऊपर बोझ बन गया है कि भाई ये चीज भी लाओ, उधर भी लाओ, पहले निकल गया तो ब्रेग्जिट से, अब यूरोप के पास अपने नहीं है तो अब इनको तो साइड पे डालो, इनकी वजह से हम जंग में फड्डे में पड़े हैं अमेरिका के। तो वो एक बहुत बड़ा, जहां पर महंगाई, जहां पर खुदा ना खास्ता ये, अच्छा, 1500 फ्लाइट्स ब्रिटिश एयरवेज ने कैंसिल कर दी हैं, 1500 फ्लाइट्स मनसूख कर दी हैं अभी कमिंग डेज के अंदर। अच्छा। यानी अगर आपने अगले 2-3 महीनों के अंदर आप देखें कि ब्रिटिश एयरवेज की ये, तो 2-3 महीने के आज ब्रिटिश एयरवेज ने ऐलान किया कि 1500 फ्लाइट्स नहीं चलेंगी, इतना ज्यादा महंगा हो गया ऑयल। क्या ब्रिटिश एयरवेज अफोर्ड नहीं कर सकती कि इस समर के अंदर ये जहाज उड़ाए? तो 1500 फ्लाइट्स उनकी कैंसिल हो गई हैं, पोस्टपोन नहीं, कैंसिल कर दी उन्होंने 1500 फ्लाइट्स। अच्छा, अब ये जो है, और साथ ही ये पूरी दुनिया में चूंकि एकदम क्राइसिस बढ़ा है, डिमांड यानी मईशत ठंडी हो गई है ना, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोगों का सफर बंद हो रहा है, तो उसके नतीजे में तेल $6 गिर गया नीचे आज। अच्छा, तेल की जो कीमत है वो 103 के आगे, हाँ, नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि रिसेशन मतलब कसाद बाजारी से कहते हैं ना, यानी बंद नहीं करो, सफर नहीं करो, ये ना करो, ऐसे ना करो। तो जो ऑयल है, और मैं कोट कर देता हूं ना यहाँ पे, रॉयटर्स को मैं कोट कर रहा हूं अभी, ऑयल ड्रॉप $6, ठीक है, 18वीं जो खबर है, एज रिसेशन फियर्स डीपन डिमांड कंसर्न। तो $6 आज गिर गया 103। क्या हम इस वक्त कोई सोच रहे हैं, कोई प्लान कर रहा है? जी, हिकमत अमली क्या है? हिकमत अमली, $6 गिर गई है प्राइस आज। सर, ब्रेक का वक्त हुआ, डॉक्टर साहब वापस आके बात करेंगे आपसे। IMF ने अभी तक कुछ लिखत पढ़त में हमें नहीं भेजा, कुछ भी नहीं भेजा, सब ज़बानी कलामी बात चल रही है। अब यानी कि अभी तक मुआहिदा नहीं हुआ? मुआहिदा तो दूर की बात है, वो लिखत में ये बात होती है ना कि हमने मुआहिदा कब मुतालबा भी रहता है, शायद वो खुदा जाने क्या पुरस्रारियत है। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे आपसे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ ममालिक में जो इस वक्त बहरान है उस पर बात कर रहे थे, पाकिस्तान क्या तैयार है? मैं सिर्फ एक बात कह के यहाँ पे जरा खत्म करता हूँ कि अगर ये दुनिया ऐसे ही रही, अगर बिल्कुल काम रुक गया और बंद हो गई सारा, तो जो सिटी ग्रुप है उसने ब्लूमबर्ग में आज कहा है कि डॉलर ऑयल कोलैप्स हो सकता है पूरी दुनिया में,
ये 19th न्यूज़ है हमारी, $65 इस साल के आखिर तक $65, 65 यानी डॉलर की मांग ही खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया रुक जाएगी, काम बंद हो जाएगा, फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी और ऑयल की कीमत, ऑयल किसी को चाहिए ही नहीं होगा, लोग कहेंगे जाओ बगैर ऑयल के। तो ऑयल की कीमत जो है वो $65 तक जा सकती है, ब्लूमबर्ग कोट कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि तैयब एर्दोगन ईरान आ रहे हैं। तैयब एर्दोगन ईरान आ रहे हैं क्योंकि वहां पर जो PKK जो कि सीरिया के अंदर मौजूद है और जो कुर्द तंजीम है जिसके जो लोग मांगे हैं उन्होंने स्वीडन से और फिनलैंड से, कुर्द के जो दहशतगर्द तंजीम जिनको तुर्की में कहा जाता है, और वो जो है उनको तुर्की का कहना यह है कि जो फ्री सीरियन आर्मी आई थी उसके बहाने अमेरिका ने भी सपोर्ट किया, अमेरिका से इनकार करता है। अच्छा, लेकिन ईरान वो इसलिए आ रहे हैं कि ये जो कुर्द दो ग्रुप्स आज़ादी चाहते हैं, ये आपस में, एक को ईरान की सपोर्ट है। मैं जब वहाँ पहुंचा कुर्दिस्तान में एक दो, तो कुर्द में तो पता चला यहाँ पर यहाँ से मुझे ईरान नजर आ रहा है और यहाँ से एग्जैक्टली एक पहाड़ी पे खड़े होकर आपको यहाँ से ईरान नजर आता है, यहाँ से ईरान और ये टर्की। तो पता चला वो कुर्द जो दो ग्रुप्स हैं, गोरिल्ला ग्रुप्स, जो कि एक टर्की और एक ईरान। तो तैयब एर्दोगन ईरान आ रहे हैं। बाइडन का जो दौरा होने जा रहा है ये एक ठुस किस्म का दौरा, मुझे नहीं पता इस दौरे में क्या होगा, क्योंकि वहां पर सऊदी अरब का दौरा है, सऊदी अरेबिया और इसराइल जाएंगे ना पहले, और इसराइल जाके उन्होंने महमूद अब्बास से मिलना है, और महमूद अब्बास से मिलना है उन्होंने, और महमूद अब्बास यानी फलस्तीनी इलाकों का भी दौरा करना है। ठीक है। और वहां पर वो ये कह रहे, उन्होंने आज ये कह दिया कि जी वो जो बुलेट है, ये जेरूशलम पोस्ट कह रहा है कि रॉन्ग बुलेट में भी टेस्ट, जी वो जो अबू आखिला की जो गोली लगी थी तो उसमें गलत बुलेट टेस्ट हो गई, जेरूशलम पोस्ट कह रहा है ये 21st, मतलब वो ये मामला खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, ये मामला खत्म नहीं हो रहा। और जो हार्ट्स न्यूज कह रहा है कि यूएस वांटेड टू लीव अबू अखला अफेयर बिहाइंड बट इट रिमेन्स अनसॉल्व्ड, क्योंकि जब वो रियाद ये जद्दा पहुंचेंगे तो एक चीज अभी तक क्लियर नहीं हो रही कि क्या जद्दा में उनकी 1-on-1 मीटिंग है वली अहद के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा, बाइडेन ने एक अजीब किस्म का स्टेटमेंट दिया कि इट इज इन सऊदी अरेबिया, इट इज नॉट अबाउट सऊदी अरेबिया। तो मैं सऊदी अरेबिया जा रहा हूं लेकिन मैं वहां GCC के मुल्कों के लोगों, यानी कि सऊदी अरब के बारे में नहीं, वो मुलाकात उनकी होगी किंग सुलेमान से और वली अहद से, लेकिन क्या अलग होगी 1-on-1 वली अहद से, या वो एक, यानी अभी उसमें, और अगर वहां पर वो मामला हल नहीं होता फलस्तीन का, और उससे पहले ये ईरान टॉक्स कोलैप्स हो जाती हैं और एर्दोगन आ रहे हैं ईरान इस वक्त, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, खित्ते में बहुत कुछ हो रहा है, यूरोप कोलैप्स हो रहा है, ठीक, यूरोप कोलैप्स कर रहा है पूरा, बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान में ये पता ही नहीं है कि हमने ऑयल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस, फ्यूचर में हमने कोई बराबर मुल्क नहीं, हर मुल्क सब वो भी क्लियर नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।